नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की हिंदी का जो फर्स्ट लेसन है बातचीत, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इस वीडियो में मैंने 40 से भी अधिक प्रश्न लिए हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके जन्म मृत्यु को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत अधिक प्रश्न बनता है। इस पाठ के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को इलाहाबाद में, जिसे अभी प्रयागराज भी कहा जाता है, और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को। इनका अस्थायी निवास स्थान था इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यदि पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो ये भारतेंदु युग के थे। यदि काल के बारे में पूछा जाए आपसे कि ये किस काल के लेखक थे, तो आधुनिक काल इसका आंसर होगा। ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इनके बारे में, और अधिक जानने के लिए इस पाठ का जो समरी का वीडियो है आप उसे देखेंगे। मैंने पूरे डिटेल में बताया है। यहाँ मैंने उतना ही बताया है जितना आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए आइए अब देखते हैं इस पाठ का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है अभी कि बातचीत शीर्षक निबंध जो है ये लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, बातचीत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। देखिए, साहित्य की विधा का अर्थ होता है कि इसका प्रकार क्या है, ये कहानी है, कविता है, निबंध है, ये क्या है। तो बातचीत जो है एक ललित निबंध है, यानी निबंध ही है जिसमें बातचीत के शैली के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये प्रश्न हम लोगों ने ऊपर देखा है अभी कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूछा जाए कि किस युग के निबंधकार थे, तो ये थे भारतेंदु युग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ये भी हमने ऊपर अभी देखा है कि इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और इनकी मां का नाम था पार्वती देवी। तो बेनी प्रसाद भट्ट आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट की माताजी का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्वती देवी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ये वहीं पर अस्थायी रूप से रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बात याद रखेंगे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अभी प्रयागराज रख दिया गया। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो इलाहाबाद ना हो करके वहाँ पर प्रयागराज लिखा रहेगा। तो प्रयागराज भी रहे तो आप उसे ही टिक करेंगे। अगर प्रयागराज रहा तो इलाहाबाद नहीं रहेगा, इलाहाबाद रहेगा तो प्रयागराज नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो देखिए, हम लोगों ने ऊपर देखा है कि इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में पूछा गया आपसे, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई थी। देखिए, बचपन में इन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी। तो इनकी माँ जो थी पार्वती देवी,
उन्होंने इनमें पढ़ने लिखने की अभिरुचि जगाई यानी इंटरेस्ट को बढ़ाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माता पार्वती। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे। तो देखिए लगभग में आपसे पूछा जा रहा है और जब भी लगभग का आंसर आपको देना हो तो आप सीधा सीधा आंसर को चुनेंगे, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है 1000। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध लिखे थे और ये जो 1001, 1002, 1004 ये लगभग में इस तरह का ऑप्शन नहीं लिया जाता है। तो लगभग में क्या होगा आपका 1000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो देखिए बातचीत के माध्यम से इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट जो है वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से किसी व्यक्ति को बातचीत करना चाहिए, बातचीत की शैली क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बातचीत की शैली। आगे है आपका बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो देखिए जब हमारे अंदर कोई दुख हो, कोई परेशानी हो तो हम किसी से बातचीत कर लेते हैं तो उससे क्या होता है हमारी परेशानी दूर हो जाती है, यानी कि मन जो है वो हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हल्का और स्वच्छ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो देखिए यदि हमें वाक शक्ति न हो यानी हमें बोलने की क्षमता न हो तो संपूर्ण विश्व क्या हो जाएगा गूंगी हो जाएगी और सभी लोग इधर उधर लुंज पुंज अवस्था में बैठे होंगे, किसी का हालचाल कोई नहीं जान पाएगा क्योंकि हमें वाक शक्ति ही नहीं रहेगी। ऐसा मैंने इसके सारांश में भी बताया है, आप सारांश का वीडियो ज़रूर देखेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। किसी भी पाठ की तैयारी के लिए आप 3 वीडियो देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव का, एक समरी यानी सारांश का और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अगर आप किसी भी लेसन की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर 3 वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी तैयारी उस पाठ की संपूर्ण हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई प्रश्न उस पाठ से आपसे पूछा जाए और वो प्रश्न आपसे न बने। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाक शक्ति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि स्वयं से बात करना चाहिए, यानी कि आत्मीयता से बात करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसके समरी का वीडियो ज़रूर देखेंगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पाठ में क्या बातचीत हो रही है, किस विषय में इस निबंध को लिखा गया है, इस संपूर्ण पाठ में क्या चल रहा है, इसको जानना है तो आप इसके समरी को ज़रूर देखेंगे। और समरी आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश लिखे, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का आता है। तो समरी का वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका भी तैयारी हो जाएगा और पूरे पाठ को भी आप समझ जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 में, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका आत्मीयता, यानी आत्मा से संवाद करना, यानी आत्मा से मन लगा करके बातचीत करना। ऐसा नहीं कि बातचीत कर रहे हैं और मोबाइल को टिप रहे हैं, कहीं पर और देख रहे हैं। तो बातचीत में यानी संवाद में जो है वो आत्मीयता जो है वो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है आत्मीयता। ऑप्शन सी इसका। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये जो उपन्यास है ये लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी ये उन्हीं की रचना है, 100 अजान एक सुजान ये भी उन्हीं की रचना है, सद्भाव का भाव ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, संयोगिता स्वयंवर ये भी उन्हीं के द्वारा, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयोगिता स्वयंवर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, 4 या 4 से अधिक लोगों, यहाँ पर लोगो होगा, पीडीएफ में मैं इसे सुधार दूंगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपका कम समय में रिवीजन हो सके। आप चाहे तो पीडीएफ को प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है तो इसे मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में। 4 या 4 से अधिक लोगों
कि बातचीत को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस पाठ में बताया गया है, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि जब 4 या 4 से अधिक लोग रहते हैं तो उनमें जब बातचीत होती है तो काम की बातें नहीं होती है, इधर उधर की बातें होती है, और इस तरह के बातचीत को कहा जाता है राम रमोवल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल ये उन्हीं की है। कछुआ धर्म ये उनकी नहीं है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ये उनकी रचना है। बाकी ये जो कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या, ये उनकी रचना नहीं है, ये तीनों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, मैंने यहाँ बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, 5-6 क्वेश्चन मैंने केवल बुक से ही लिया है कि ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है। तो आप इससे बोर नहीं होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तभी मैंने इसे लिया है। 21 में देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है ये श्रीनिवास दास की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये रचना है श्रीनिवास दास की, और इसका आलोचना जो है, मूल्यांकन जो है वो भट्ट जी ने किया है। इसलिए इस पाठ में हमको ये पढ़ना है कि ये किसकी रचना है। तो आप समझ गए होंगे कि श्रीनिवास दास की ये रचना है और इसका मूल्यांकन किया है बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो एक मासिक पत्रिका निकालते हैं हिंदी प्रदीप के नाम से, और ये निकालते हैं 1877 में, और लगभग 33 वर्षों तक ये प्रकाशित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे आपका पूछा गया है कि ये कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था 33 वर्ष। हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 33 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर कि हिंदी प्रदीप, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 में, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका मेघदूतम, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी अन्य जो है वेणी संहार, पद्मावती, मेघनाथ वध, ये सब बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। इन पर पुस्तक लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, मेघदूतम पर नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है मैला आंचल, तो ये तो है नहीं उनके द्वारा लिखा हुआ। गबन, ये भी उनके द्वारा नहीं लिखा हुआ है। मैला आंचल मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है। गबन आपका मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। 100 अजान 1 सुजान, ये लिखा गया है आपका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 में, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी भी नाटक के शुरू में जो मंगल पाठ होता है उसको नांदी पाठ कहा जाता है। आपके बुक में ये दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो देखिए ये एक व्यक्ति थे रॉबिन्सन क्रूसो, जिनको 16 वर्षों तक मनुष्य से भेंट नहीं करने दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 16 वर्षों के बाद इनकी मुलाकात एक मनुष्य से हुई, और क्या हुआ कि इनमें जब मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य की आवाज़ को सुनते हैं, तो ये मनुष्य की तरह ही बनने का प्रयास करते हैं। इस चीज़ को बताया गया आपके पाठ में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। जब तक ये मनुष्य से नहीं मिले होते हैं, इनकी जो क्रिया रहती है वो पशुओं के समान रहती है। ये पशुओं के बीच में ही रहे होते हैं, जंगलों में। नेक्स्ट आपका 29, बातचीत से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है, यह किसका मत है। तो देखिए बातचीत से मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है, बातचीत से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा कहा है बेन जॉनसन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो ये एडिसन का मत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर व्यक्तियों जो लिखा गया है वो आपको गलत लग रहा होगा। इसका कारण है कि मेरे पास जो PDF लिखने का जो सॉफ्टवेयर है उसमें इसी तरह से आपका आ रहा है। मैं इसे अपडेट कर लूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो आप थोड़ा मैनेज करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट है आपका 31 में, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बातचीत से मन हो जाता है आपका हल्का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। नेक्स्ट है आपका 32 में, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। तो वाक शक्ति। ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित होती है? तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित होती है। यूरोप के लोग जो होते हैं वो अच्छे से बातचीत करना जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार माने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो भट्ट जी को एडिशन और स्टील्स जो तुलना किए हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36 में खाली जगह को भरे, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से एक कौन है? तो वो है वाक शक्ति। वाक शक्ति ये क्या है? वरदान है मनुष्य के लिए। नेक्स्ट है आपका 37, किस पाठ में आया है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है? तो ये इसी पाठ में आया है, यानी कि बातचीत में आया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 में आपका किस पाठ में आया है हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाती है? तो ये इसी पाठ की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 39 में भट्ट निबंध माला के लेखक कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है श्रीनिवास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किस लेखक ने की है? तो ये किया गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसकी रचना है? तो ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।